नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 31 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो साल की अंतिम डिस्कशन है और आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो एमएसपी की लीगल गारंटी से संबंधित इशू हम डिस्कस करेंगे। हालांकि 1-2 आर्टिकल्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, लेकिन आज 2-3 इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स को कंपाइल करके, एक आर्टिकल आज आया है और 1-2 पुराने हैं इंडियन एक्सप्रेस के, तो उन सबको कंपाइल करके हम ये कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से डिस्कस करेंगे कि 23 जो नोटिफाइड क्रॉप्स हैं उनके लिए सरकार एमएसपी की अगर लीगल गारंटी देती है तो क्या ये पॉसिबल है, कितना खर्चा सरकार को आएगा, कितना नहीं आएगा, सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ना हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल यहाँ पे हम एनजीओ से संबंधित डिस्कस करेंगे। यहाँ पर तो देखो छोटा सा आर्टिकल है हिंदू का, लेकिन आज हम एनजीओ से संबंधित पहले बेसिक्स डिस्कस करेंगे सारे, और उसके बाद ये छोटा सा आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा, साल की अंतिम डिस्कशन है, अच्छे से डिस्कस करेंगे आज बढ़िया ढंग से। और उसके बाद ये जो आर्टिकल है ना, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th के रिजल्ट से संबंधित है, इसे भी डिस्कस करेंगे। और ये जो आर्टिकल है ना, ये इंटरव्यू के फॉर्म में है, ये मैंने अच्छे से पढ़ा। इसमें से कुछ पॉइंट्स जो निकल के आते हैं वो ऐसे हैं, क्या वैक्सीनेशन को कंपलसरी कर देना चाहिए, मतलब अगर कोई वैक्सीन नहीं लगवाएगा तो ये गैर कानूनी, मतलब ऐसा कुछ। देखो वैसे तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये सही नहीं है क्योंकि मेरी मर्जी है, मतलब इंडिविजुअल राइट है कि वैक्सीन लगवाई जाए या फिर ना लगवाई जाए। बट इस आर्टिकल में एक अच्छी बात ये बोली जाती है कि जब देखो दूसरों का राइट स्टार्ट होता है ना, वहां पे इंडिविजुअल राइट खत्म हो जाता है। मतलब कि सड़क पे कार चलाना आपकी मर्जी है, लेकिन आप लापरवाही से कार नहीं चला सकते ना, क्योंकि आप लापरवाही से कार चलाओगे तो दूसरों के जो राइट्स हैं वो खतरे में आ जाएंगे, उनकी जान खतरे में आ जाएगी। उसी प्रकार से वैक्सीन आप नहीं लगवाओगे तो आपकी वजह से महामारी फैल सकती है, तो दूसरों के राइट वायलेट हो रहे हैं। तो इंडिविजुअल राइट को दबाया जा सकता है कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वैक्सीन को कंपलसरी बनाया भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक सबसे मेन जो एस्पेक्ट है वो इस आर्टिकल से इमर्ज होकर आता है। बाकी तो वो सब चीज़ें हैं, कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी हैं, सरकार को और ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए ताकि लोगों में और ज़्यादा जागरूक आए, जो लोग नहीं लगवा रहे हैं वो लगवाएं। आप बताइए, मतलब ऐसी केस स्टडी आ सकती है कि आप डीएम हो एक डिस्ट्रिक्ट के और आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में यह सुनिश्चित करना है कि कंप्लीट वैक्सीनेशन हो 100%। आपने बहुत सारे प्रयास किए लेकिन अभी भी कुछ जो लोग हैं वो छूटे हुए हैं, कैसे आप 100% वैक्सीनेशन सुनिश्चित करोगे? तो बताओ आप, मतलब कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? वही सब आप लिखोगे। लोकल जो सरपंच हैं उनको इन्वॉल्व करना, समाज के इन्फ्लुएंशियल लोगों को इन्वॉल्व करना, अगर हो सके तो इंसेंटिव देना, मतलब तरह तरह की रणनीति जो भी आप अपना सकते हो ना। सोशल इन्फ्लुएंस में, एथिक्स में आपने पढ़ा होगा, वो सारी टेक्निक्स आप इस स्ट्रेटजी में लिख सकते हो। और आज का कोट हमारा क्या है? कोट बहुत ही अच्छा है वोल्टेयर का। आई डोंट एग्री विद वट यू हैव टू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से। सिंपल है ये तो। मैं एग्री नहीं करता जो आपको कहना है, मतलब आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मरते दम तक मैं आपके बोलने का जो अधिकार है ना उसको जरूर डिफेंड करूंगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से संबंधित ये कोट है, आप लिख सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एमएसपी की लीगल गारंटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये वो प्राइस होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल को परचेज करती है। 1965-66 में ये एमएसपी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था और हर साल रबी और खरीफ के सीजन के स्टार्ट होने से पहले सरकार 23 क्रॉप्स पर एमएसपी को अनाउंस करती है। प्री में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, किसकी रिकमेंडेशंस के बाद सरकार ये प्राइस अनाउंस करती है? देखो रिकमेंडेशंस तो दी जाती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इस कमीशन के द्वारा तो रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि सरकार को आप इतना एमएसपी अनाउंस कर सकते हो इस फसल पर। लेकिन फाइनली देखो जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर होती है, उस कमेटी के द्वारा अप्रूवल दिया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की रिकमेंडेशंस को। समझ गए? एक खास बात देखो, सरकार वैसे तो 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस करती है, लेकिन प्रोक्योर सिर्फ
ज़्यादातर पैडी और वीट को ही करती है। बाकी फसलों के लिए तो ये सिर्फ एक इंडिकेटिंग प्राइस होता है। सरकार इंडिकेट करती है कि मार्केट में जो ट्रेडर किसानों से उनकी फसलों को परचेज करें वो इस रेट पर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसानों की ये शिकायत है, सरकार एमएसपी तो अनाउंस कर देती है लेकिन ट्रेडर हमसे उस रेट पर फसल खरीदते नहीं है, हमें डिस्ट्रेस सेलिंग करनी पड़ती है। और एमएसपी का कंसेप्ट जो है मेनली देखो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी यहां पर ज़्यादा ऑपरेट करता है। पूरे देश के जो किसान हैं इवन अपने वीट एंड पैडी को भी एमएसपी पर नहीं बेच पाते हैं। एक डेटा के अनुसार देश में सिर्फ 6% किसान ऐसे हैं जिनको एमएसपी का फायदा होता है, बाकियों को नहीं होता है। अब क्वेश्चन एक ये उठ जाता है, सरकार ने एमएसपी का कंसेप्ट लाया क्यों था? देखो, एक तो आपको पता है खेती जो है वो काफ़ी अनसर्टेन है, कभी बारिश आ गई कभी नहीं आई, तो किसान जो है हमेशा अनसर्टेन रहते हैं कि उनकी फसल कोई परचेज करेगा नहीं करेगा, थोड़ी सी क्वालिटी खराब हो गई तो हमारा क्या होगा। एक तो किसानों को एश्योरेंस देने के लिए कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी फसल हम परचेज करेंगे। और देखो एमएसपी के कंसेप्ट की सहायता से ना सरकार सेल्फ सफिशिएंसी प्रमोट करना चाहती थी। आपको पता है 1960s से पहले फूड के मामले में हम दूसरे देशों पर डिपेंड करते थे। यूएस से PL 480 प्रोग्राम के तहत हम अनाज मंगवा रहे थे और यूएसए ने काफ़ी हमें तंग भी किया था, मजबूर किया था कि आप ताइवान के इशू पर नहीं, वियतनाम के इशू पर अपना स्टैंड चेंज कीजिए, अदरवाइज हम अनाज नहीं भेजेंगे। इनडायरेक्ट मतलब उन्होंने ये बोला था। तो सरकार ने भी ठान ली थी कि हम इतना फूड प्रोड्यूस करेंगे कि फूड के मामले में हम बिल्कुल सेल्फ सस्टेन हो जाएंगे। तो इसी सोच के चलते मिड 1960s में सरकार ने ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च की और उसी के तहत ये एमएसपी अनाउंस करना स्टार्ट किया ताकि फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा वीट एंड राइस प्रोड्यूस करें और फूड के मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकें। और एक फ़ायदा देखो एमएसपी को अनाउंस करने का ये भी होता है, सरकार को तो एनी हाउ वीट एंड राइस चाहिए होता है पीडीएस सिस्टम के थ्रू गरीब लोगों को देने के लिए, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो आपने पूरा एमएसपी का कंसेप्ट समझ लिया। अनाउंस सरकार 23 फसलों के लिए करती है लेकिन प्रोक्योर करती है सिर्फ 2 फसलों को, वीट को एंड राइस को। और देखो सरकार की भी अलग चुनौतियां हैं। सरकार की ये शिकायत है क्योंकि हमें किसानों से वीट एंड राइस परचेज करना पड़ता है, एमएसपी पर प्रोक्योर करना पड़ता है, तो हम एट द एंड ऑफ द डे जरूरत से ज़्यादा वीट एंड राइस परचेज कर लेते हैं। इतने की तो हमें आवश्यकता भी नहीं है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गरीब लोगों को पीडीएस के माध्यम से देने के लिए। तो फिर वो वीट एंड राइस एफसीआई के जो वेयर हाउसेज हैं या फिर गोडाउन्स हैं वहाँ पर सड़ता रहता है। ऊपर से इतनी सारी सब्सिडी देनी पड़ती है एक साल में, उसका फिजिकल कॉस्ट अलग से है। तो फिलहाल की सिचुएशन ये है। लेकिन देखो इसी सिचुएशन के बीच किसानों ने ये मांग रखी है सरकार के सामने कि आप 23 की 23 फसलों का एक एक दाना प्रोक्योर कीजिए और इसके लिए आप हमें लीगल गारंटी दीजिए कि आप 23 फसलों का एक एक दाना प्रोक्योर करोगे। आप समझ गए? अभी तक तो सरकार सिर्फ 2 फसलों को प्रोक्योर कर रही थी और उसमें भी सरकार को दिक्कत आ रही थी, लेकिन किसानों ने मांग ये रखी है कि आप 23 फसलों का एक एक दाना प्रोक्योर कीजिए। सिर्फ इंडिकेटिव जो प्राइस है ना वो मत अनाउंस कीजिए, आप खरीदिए हमसे और इसके लिए कानून भी बनाइए ताकि ये हमारा राइट हो जाए कि हम आपको एमएसपी पर फसल बेच सकें। तो क्या ये पॉसिबल है या फिर पॉसिबल नहीं है? दोनों एस्पेक्ट्स को हम इस आर्टिकल में एनालाइज करते हैं। देखो ये लिस्ट है उन 23 क्रॉप्स की जिसके लिए सरकार एमएसपी अनाउंस करती है, और शुगर केन के लिए सरकार एफआरपी अनाउंस करती है। मतलब जो शुगर मिल्स वाले होते हैं ना वो किसानों से गन्ना परचेज करते हैं, सरकार गन्ना नहीं परचेज करती। देखो इसके बाद पॉइंट ये आता है, अगर सरकार एमएसपी के लिए लीगल गारंटी देती भी है तो क्या कोई ऐसा भी सॉल्यूशन है कि सरकार किसानों से उनकी फसल परचेज ना करे लेकिन किसानों को उनकी फसल का प्राइस मिल जाए एमएसपी? किसानों को क्या लेना देना, उनको तो सिर्फ यही चाहिए ना कि उनको उनकी फसल का उचित दाम मिल जाए। एमएसपी पर उसकी फसल कोई भी परचेज कर ले, सरकार नहीं तो कोई भी परचेज कर ले, ये किसान चाहते हैं। बस उनकी फसल बिकनी चाहिए एमएसपी पर। तो देखो 3 ढंग से ये चीज इंप्लीमेंट की जा सकती है। पहली चीज, जैसे देखो किसान गन्ने को बेचते हैं शुगर मिल वालों को, किसान गन्ने को सरकार को नहीं बेचते, शुगर मिल ओनर्स को बेचते हैं किसान।
गन्ने को, और इसके लिए सरकार एफआरपी अनाउंस करती है, यानी फेयर एंड रिनमरेटिव प्राइस। तो उसी प्रकार से सरकार ऐसा कुछ प्रोविजन कर सकती है कि बाकी फसलें जो हैं वो ट्रेडर्स किसानों से परचेज कर ले एमएसपी पर, यानी लीगल गारंटी वाले प्राइस पर। रूल ये भी होना चाहिए 14 दिनों के अंदर अंदर जब किसान अपनी फसल ट्रेडर को बेचेगा ना, जो 14 दिनों के अंदर अंदर किसानों के खाते में वो प्राइस आ जाएगा, वो पैसा आ जाएगा जिस पर किसानों ने अपनी फसल को बेचा है ट्रेडर्स को, और वो प्राइस होगा लीगल गारंटी वाला प्राइस, यानी एमएसपी। दूसरा तरीका देखो ये हो सकता है जो अभी चल रहा है व्हीट एंड राइस के मामले में, कि सरकार खुद ही प्रोक्योर कर ले। जैसे व्हीट एंड राइस को खुद सरकार प्रोक्योर करती है, वैसे ही एफसीआई या फिर दूसरी सेंट्रल एजेंसीज के माध्यम से सरकार किसानों से बाकी फसलें भी प्रोक्योर कर ले। इसके बाद एक तीसरा तरीका भी हो सकता है। तीसरा तरीका क्या है? प्राइस डेफिशिएंसी सिस्टम वाला। इसमें तो देखो सिंपल है। मान लीजिए कॉटन के लिए सरकार ने एमएसपी अनाउंस किया है 1 किलोग्राम 1000 रुपीज, एग्जाम्पल है। तो सरकार बोलेगी किसान को कि देखो, अगर आप अपनी फसल को एमएसपी पर नहीं बेच पा रहे हो ना, तो ट्रेडर को जिस प्राइस पे आप बेच सकते हो बेच दीजिए। जैसे किसान ने 1 किलोग्राम 800 के हिसाब से ट्रेडर को बेच दिया, एमएसपी था 1000 और किसान ने बेच दिया 1 किलोग्राम 800। आप बोलोगे इतनी महंगी कॉटन? अरे एग्जाम्पल है ना। देखो, तो फिर सरकार बोलती है कि आपने जिस प्राइस पे ट्रेडर को बेचा है ना, कम प्राइस पे, वो रिसिप्ट आप हमें दे दो। तो सरकार उनकी रिसिप्ट देखेगी और रिसिप्ट देखेगी कि एमएसपी से कितने कम पर किसान ने बेचा है। 200 रुपए कम पे बेचा है ना, प्राइस था 1000, बेचा है किसान ने 800 रुपए, तो 200 रुपए सरकार किसान के खाते में डाल देगी। तो सरकार का काम जो है ना वो कम हो जाएगा। अभी सरकार फिलहाल इस स्कीम को इंप्लीमेंट तो कर रही है बहुत छोटे स्केल पर। तो ये तीसरा माध्यम हो सकता है जिसकी सहायता से किसान अपनी फसल को एमएसपी पर बेच सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसमें ना काफ़ी धांधलेबाजी का स्कोप है। हमारे देश में ना लोग तरीका ढूंढ लेते हैं, जैसे ट्रेडर और किसान आपस में मिली भगत कर लेंगे और किसान अपनी फसल बेच देगा कितने पे? 1 किलोग्राम 400 रुपये पे। मतलब एक्चुअल में उसने बेचा होगा 800 रुपये में, लेकिन रिसिप्ट देंगे वो 400 रुपये में। तो 400 रुपये का घपला हो गया, गवर्नमेंट से पैसे मिल जाएंगे 600 रुपये। समझ गए ना? मतलब रिसिप्ट में गड़बड़ी, बेचा एक्चुअली फालतू में, लेकिन रिसिप्ट दिखाई कम की ताकि सरकार से पैसा लिया जा सके। खैर आगे चलते हैं। 3 तरीके हमने डिस्कस किए जिनके माध्यम से किसान अपनी फसल को एमएसपी पर बेच के जो सरकार के द्वारा अपनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट देखो ये आता है, क्या सभी फसलों के लिए लीगल गारंटी देने से एग्रीकल्चर सेक्टर की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? इसका आंसर है बिग नो। याद है आपको एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था जिसमें राइटर ने बहुत अच्छी बात बोली थी, हमारे देश में ना लैंड की प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब देखो, वो किसान जो 1 एकड़ में 100 किलोग्राम फसल प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वही किसान 1 एकड़ में 200 किलोग्राम फसल प्रोड्यूस करेगा तो उसका जो इनकम है वो ऑटोमेटिक डबल हो गई ना। लेकिन हमारे देश में ना पैदावार कम होती है, इस पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि किसानों की इनकम को इंप्रूव किया जा सके। और देख लीजिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ कितनी कम उपलब्ध हैं हमारे देश में। अभी भी सिर्फ 50% जो लैंड है ना वहाँ तक इरिगेशन पहुँच पाता है, ज़्यादातर तो रेन फेड है। फसल की कटाई के बाद यानी हार्वेस्टिंग के बाद टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती किसानों के पास ताकि वो अपनी फसल को स्टोर करके रख सकें अच्छे से। सेल्फ लाइफ कई फसलों की काफ़ी कम होती है और किसानों के पास साधन उपलब्ध नहीं होते उनकी सेल्फ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट, किसानों को इस बात की जानकारी नहीं होती कब क्या उगाना चाहिए और कैसे उगाना चाहिए, कितना वो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, कितने न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करें। यानी हमारे जो किसान है ना वो इतने एम्पावर्ड नहीं है, उनको इन सब चीज़ों की उतनी गहनता से जानकारी नहीं होती है। जानकारी यूं भी कहें कि आप होती है, लेकिन देखो इंसान ना हमेशा शॉर्ट टर्म में सोचता है। इंसान सोचता है कि बस मुझे इस बार फ़ायदा हो जाए, इस बार मैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर लूँ, इस बार मैं ज़्यादा जो केमिकल्स है ना उसका इस्तेमाल कर लूँ ताकि फसल अच्छी हो। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि इस बार सोच के चलते, शॉर्ट टर्म सोच के चलते लॉन्ग टर्म में जो भूमि है, सोइल है, वो ख़राब होती जा रही है और लॉन्ग टर्म में सोइल की प्रोडक्टिविटी बल्कि इंक्रीज होने के बजाय डिक्लाइन होती जा रही है। इसके बाद देखो थोड़ी सी हम कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। अगर सरकार 23 फसलों को प्रोक्योर करेगी एमएसपी पर, तो इसके लिए सरकार को कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। देखो 2020-21 में ना 23 जो नोटिफाइड क्रॉप्स हमारे देश में प्रोड्यूस हुई ना,
उसकी वैल्यू निकल के आती है ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़। एग्जैक्टली बात करें तो रुपीज़ 11.9 लाख करोड़। अगर मान भी लें कि किसानों ने अपनी पूरी की पूरी फसल सरकार को नहीं बेची, सिर्फ 75% बेची, मतलब कुछ किसान अपने पास रख देते हैं ना फसलें, जैसे वीट है, पैडी है, किसान पूरा पूरा फसल नहीं बेचता, कुछ अपने पास रख लेता है खुद खाने के लिए, खुद यूटिलाइज करने के लिए। तो मान के चलें 75% किसान ने बेची और 25% अपने पास रखी, तो वैल्यू निकल के आती है 9 लाख करोड़। 12 लाख करोड़ का 75% कितना हो गया? 9 लाख करोड़, क्योंकि किसान ने इतनी ही बेची 75%, 25% अपने पास रख ली। अब देखो, सरकार कुछ फसलों को तो ऑलरेडी प्रोक्योर कर रही है, ज़्यादातर तो मेनली वैसे वीट एंड पैडी को प्रोक्योर करती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं और भी प्रोक्योरमेंट चलता है, बिल्कुल मामूली सा। कहीं कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस प्रकार की स्कीम चला के रखी है, प्राइस डेफिशिएंसी टाइप की। तो पॉइंट ये है कि अभी सरकार ऑलरेडी एमएसपी पर पैसा खर्च कर रही है एक साल में 3.8 लाख करोड़। खर्च करना है कितना? 9 लाख करोड़। ऑलरेडी सरकार खर्च कर रही है कितना? 3.8 लाख करोड़। तो बताइए और कितना खर्च करना पड़ेगा अगर सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी की लीगल गारंटी देती है? माइनस कर दीजिए सिंपल, 9.3.8 यानी 5.2। राइटर ने राउंड फिगर में लिख दिया 5 लाख करोड़ सरकार को एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन बात वही आती है, क्या इससे एग्रीकल्चर की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी? जिसका आंसर नो है। बहुत सारी देखो ऐसे रिपरकशंस भी हो सकती हैं अगर सरकार एमएसपी की लीगल गारंटी देती है। जैसे जो बड़े ट्रेडर हैं ना, बड़े फार्मर्स हैं, वो छोटे किसानों से उनकी फसल कम में खरीद लें और बाद में उनकी फसल मिला के सरकार को बेच दें एमएसपी पर। इस प्रकार की चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर सरकार ट्रेडर्स को बोलती है कि आप किसानों से उनकी फसल खरीद लीजिए एमएसपी पर, तो कोई ज़रूरी नहीं ट्रेडर खरीदेंगे, ट्रेडर छोड़ के चले जाएंगे। जैसे पंजाब सरकार इस प्रकार का कानून लेके आई थी, मतलब रूल लेके आई थी कि किसान जो ट्रेडर जो हैं किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर परचेज करें। ट्रेडर्स ने कहा कि हम छोड़ देंगे पंजाब, लेकिन किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर नहीं परचेज कर पाएंगे, ये हमारे बिजनेस के लिए प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। तो लास्ट में कंक्लूजन में देखो ये कहा जा सकता है, एमएसपी की लीगल गारंटी 23 फसलों के लिए किसानों को मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये पॉइंट्स तो सरकार को एनी हाउ इम्प्लीमेंट करने ही चाहिए। सबसे पहले बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ एक्सपर्ट्स का तर्क ये भी है, अगर सरकार इतना सारा पैसा खर्च करेगी ना 23 फसलों को एमएसपी की लीगल गारंटी देने के लिए, तो फिर सरकार एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं कर पाएगी, एग्रीकल्चर में फिर और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी। बाकी जो इश्यूज है ना एग्रीकल्चर के, वो तो पीछे छूट जाएंगे। तो ये पॉइंट है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करे। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दे ताकि एग्रीकल्चर में जो एक्सेस लेबर है ना, या फिर वो किसान जो एग्रीकल्चर को छोड़ना चाहते हैं, उन्हें दूसरे सेक्टर्स में आसानी से जॉब मिल जाए। नेक्स्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना किसानों को। अभी स्कीम चल भी रही है जिसमें किसानों को एक साल में 6,000 रुपये मिलते हैं, तो इस अमाउंट को इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो राइटर के द्वारा बताए जाते हैं। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एमएसपी से संबंधित इंडियन एक्सप्रेस का। चलते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एनजीओ से संबंधित है। देखो आर्टिकल तो छोटा सा है, लेकिन पहले हम अच्छे से ना जल्दी से बेसिक्स कवर कर लेते हैं, ताकि एनजीओ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर लिख सको। एनजीओ की डेफिनेशन क्या है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से? ये देखो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि उन एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करती है जिससे गरीब लोगों के जो इंटरेस्ट हैं वो प्रमोट हों, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन हो, सोशल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं एनजीओज, और डेवलपमेंट के कामों को करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है। जो काम मेनली एनजीओज के द्वारा किए जाते हैं उन कामों को लिख दिया गया है डेफिनेशन में। एनजीओ से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं? संविधान का आर्टिकल 19 सेक्शन 1C ये अलाउ करता है कोई भी पर्सन कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकता है। आर्टिकल 43 ये जो आर्टिकल है ये रूरल एरियाज में कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करने की बात करता है। और ये जो डोमेन है ना चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये कंटेंट लिस्ट में आता है। एनजीओज के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एनजीओज को इंडिया में देखो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, सोसाइटीज़, चैरिटेबल कंपनीज एंड ट्रस्ट। सोसाइटीज़ को रजिस्टर करना होता है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1980 में।
चैरिटेबल कॉरपोरेशंस जो हैं इनको फॉर्म किया जाता है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत। इसके बाद ट्रस्ट की बात करें, जो ये प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं ये रजिस्टर्ड होते हैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत। तो ये तो हमने बात की एनजीओज के रजिस्ट्रेशन की। रोल क्या है एनजीओज का? देखो, ये सरकार की मदद करते हैं वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में, और एनजीओज ना एक लिंक का काम करते हैं सरकार और यूजर्स के बीच में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सरकार की स्कीम्स की जानकारी नहीं होती, जानकारी भी होती है तो पता नहीं होता कैसे उन स्कीम्स का लाभ लेना है। तो इस संदर्भ में एनजीओज जो हैं वो जनता की मदद करते हैं। दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग। देखो, एनजीओज कई बहुत सारी रिसर्च कैरी आउट करते हैं और उस रिसर्च का जो रिजल्ट निकलता है वो सरकार को बताते हैं कि देखो, आप जो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हो उसमें कमियां हैं, आप ऐसे मत इंप्लीमेंट कीजिए, हमने अपनी रिसर्च में पाया है जिस प्रकार से आप इंप्लीमेंट कर रहे हो उससे तो बहुत कम लोगों को स्कीम का लाभ हो रहा है। और दूसरा देखो, बहुत बार एनजीओज लोकल लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, फाइटिंग सोशल एविल्स एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। जो सोशल कुरीतियां हैं ना समाज में, जैसे महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस होता है उसको रोकने के लिए बहुत सारे एनजीओज हैं। मैन के अगेंस्ट वायलेंस होता है घर में, उसको रोकने के लिए भी बहुत सारे एनजीओज काम करते हैं। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे भी एनजीओज पहुँच जाते हैं पुलिस के अगेंस्ट प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट, रीजनल ग्रोथ। बहुत बार देखो एनजीओज वहाँ पर काम करते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं पहुँच पाती है, या फिर गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं वो इनएडिक्वेट हैं, अपर्याप्त हैं। यहाँ पर भी देखो नीचे लिखा हुआ है वर्क इन एरियाज वेयर स्टेट सर्विसेज आर इनसफिशिएंट। जैसे सरकार कई बार सबको एजुकेशन नहीं दे पाती तो एनजीओज आगे आते हैं अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अच्छी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो सरकार जब हेल्प नहीं कर पाती तब एनजीओज हेल्प करते हैं। ये तो बेसिक देखो रोल सा है। उसके बाद चैलेंजेस, एनजीओज क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? करप्शन एंड मिसयूज ऑफ फंड्स। बहुत सारे जो एनजीओज देखो ऐसे हैं सरकार से या फिर किसी दूसरे कॉर्पोरेट ग्रुप से, कल हमने डिस्कस किया था ना CSR के थ्रू पैसा हासिल कर लेते हैं, लेकिन उस पैसे का मिसयूज करते हैं। यूज कर लिया अपने लिए, बोल दिया कि हमने जनता पर खर्च कर दिया है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रोफेशनली ट्रेंड प्रोफेशनल। एनजीओ में देखो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो पर्सनल काम करते हैं ना वो ट्रेंड नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं होता कैसे पैसे को यूटिलाइज करना है, कैसे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी इन रूरल एरियाज। एनजीओ देखो ज़्यादा अर्बन एरियाज में काम करते हैं जबकि आवश्यकता ज़्यादा रूरल एरिया में होती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ वॉलंटरिज्म सोशल वर्क अमंग यूथ। देखो आज के समय में ना हमारे देश में ना बहुत कम यूथ ऐसे हैं जो वॉलंटियर बन के किसी एनजीओ में या फिर किसी दूसरी जगह पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। लोग एनजीओ में भी आज के समय में ना जॉब ज़्यादा तलाशते हैं कि जॉब मिल जाए। आप किसी से पूछोगे, मैं अभी किसी एनजीओ में काम कर रहा हूँ, फ्री में नहीं, पैसा लेकर। जो कि देखो वैसे उनके पर्सपेक्टिव से ठीक भी है कि उनको तो जॉब मिली है, सबको पैसों की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसे लोगों की हम बात कर रहे हैं जो कहीं और जॉब कर रहे हैं, उनको तो कम से कम वॉलंटियर बन के काम करना चाहिए ना एनजीओज में, जिनकी ऑलरेडी किसी दूसरे सेक्टर में जॉब्स हैं। उसके बाद लैक ऑफ फंड्स। एनजीओज को देखो फंड नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से फंड मिलता है, तो बहुत सारे एनजीओज जो है ना खुल तो जाते हैं, ठंडे बस्ते में रहते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। गेनिंग मोमेंटम फॉर सिविक इनिशिएटिव्स इज डिफिकल्ट। काम करना देखो सिटीजन्स के लिए इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से वही बात, एनजीओज ओपन तो हो जाते हैं लेकिन मोमेंटम गेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके बाद देखो कुछ केस स्टडीज हैं जब एनजीओज का अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला। जैसे केरला में शस्त्र साहित्य परिषद है, बहुत बड़ा एनजीओ है जो कि स्टेट में 100% लिटरेसी रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब यूँ तो नहीं कह सकते सिर्फ ये एनजीओ रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया केरला में लिटरेसी रेट इंक्रीज करने में। केरला शस्त्र साहित्य परिषद, ये एक केस स्टडी है जो आप लिख सकते हो। मुंबई में एनजीओज हैं जैसे युवा स्पार्क, इन्होंने गरीब लोगों के इंटरेस्ट को सिक्योर करने में काफ़ी अच्छा काम किया है। जैसे झोपड़ी टूट रही थी उसको डिमोलिश होने से बचाया। और बहुत सारे एनजीओज ऐसे हैं जिन्होंने ट्राइबल्स की और माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठाई। जैसे वेदांता वर्सेस पोस्को केस में बहुत सारे एनजीओ सामने आए ट्राइबल्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के दौरान सुनामी आ गई थी 2004 में, तो एनजीओज ने काफ़ी अच्छा काम किया रिहेबिलिटेशन में। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस,
ये नेक्स्ट पॉइंट है। एनजीओज हेल्प कर सकते हैं ग्लोबल डील्स लाने में, ताकि हमारे देश में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको एड्रेस किया जा सके, ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज़्यादा होता है उसे एड्रेस किया जा सके। इसके अलावा प्रोटेक्टिंग हेल्थ एंड लाइफ, बहुत सारे एनजीओज हैं जिन्होंने इवन कोविड-19 के दौरान कितना अच्छा काम किया। सरकार तो देखो सेकेंड वेव के दौरान जैसे फेल सी हो गई थी, तो उस समय एनजीओ समेत कुछ दूसरे जो लोग हैं वो एंजल बन के सामने आए और बहुत सारे लोगों की जानें बचाई। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। बचपन बचाओ आंदोलन जो चाइल्ड्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। कोविड-19 के दौरान ये देखो स्पेसिफिकली बताया गया है क्या क्या अच्छा काम किया। जैसे सरकार जहाँ पे नहीं पहुँच की थी एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जैसे फूड इत्यादि, वहाँ पे एनजीओज पहुँचे। मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने में एनजीओज ने मदद की और लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट किया, इकोनॉमिक रिलीफ प्रोवाइड की। मेंस में इस बार में पूछा जा सकता है कि इस बार के कोविड-19 की महामारी में एनजीओज का क्या रोल रहा, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। जैसे हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया, वहाँ पे अपने वॉलंटियर्स को डिप्लॉय किया, पीपी किट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट किया हॉटस्पॉट्स मेंटेन करने में, और इन्फॉर्मेशन फैलाई ज़्यादा से ज़्यादा कि कोविड-19 से कैसे निपटा जा सकता है। अभी बहुत सारे एनजीओज ऐसे हैं जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में भी मदद कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफिकली हमने बात की कि कोविड-19 के दौरान एनजीओज का कैसे रोल रहा। इसके बाद कुछ ऐसे स्टेप्स जो सरकार के द्वारा लिए जा सकते हैं एनजीओज की वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले इफेक्टिव मॉनिटरिंग। सरकार कमीशंस ऑफ इंक्वायरी या फिर कमेटीज़ अपॉइंट कर सकती हैं ताकि एनजीओज की फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जो है उसको मॉनिटर किया जा सके। कोऑपरेटिव अप्रोच। एनजीओज को देखो यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स इन सब के साथ मिल के काम करना चाहिए। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन रिमोट रीजन्स। अर्बन एरियाज में ज़्यादा एनजीओज काम करते हैं जैसा हमने डिस्कस किया, जबकि रूरल एरियाज में आवश्यकता ज़्यादा है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। एनजीओज देखो जो लेटेस्ट अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजीज है ना उनका इस्तेमाल कर सकते हैं फंड्स रेज करने के लिए। काफ़ी सारे एड्स भी आप देखते हो यूट्यूब पे फंड्स जनरेट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है अपलोड एनजीओज कंट्रीब्यूशन। अगर देखो एनजीओज अच्छा काम करते हैं ना तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। जब भी देखो आप जीवन में कहीं पर देखो ना कोई पर्सन अच्छा काम कर रहा है उसको ज़रूर अप्रिशिएट करो, उसको ऐसे लोगों को मोटिवेशन मिलना चाहिए ताकि और भी लोग जागरूक हों और भी लोग उत्साहित हों ऐसा काम करने के लिए। नेगेटिविटी जो होती है ना उसकी लोग बुराई तो करते हैं, अच्छी चीज़ की तारीफ कम होती है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो एनजीओज की लेजिटिमेसी एंड अकाउंटेबिलिटी को लेके भी कंसर्न्स हैं। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार हर 600 लोगों के पीछे एक एनजीओ है, लेकिन बहुत सारे एनजीओज हैं हमारे देश में जिनमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 2017 में कि 30 लाख जो एनजीओज हैं ना उनका ऑडिट कंडक्ट किया जाए, लेकिन देखो हमारे देश में सिर्फ 10% एनजीओज ऐसे हैं जो एनुअल इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स जारी करते हैं, ये सीबीआई का कहना है। और बहुत सारे एनजीओज तो ऐसे हैं फॉरेन फंडेड जिन पर आरोप ये लगता है कि वो एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ में संलिप्त होते हैं, मतलब देश विरोधी एक्टिविटीज़ में पैसा लेके वो देश के जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। तो सरकार भी जागरूक है। सरकार ने 2020 में यानी पिछले साल एफसीआरए एक्ट को अमेंड किया था। एफसीआरए एक्ट जो है ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेश से एनजीओ को अगर फंडिंग लेनी है ना तो उसको एफसीआरए एक्ट का पालन करना होता है। तो क्या अमेंडमेंट की गई थी 2020 में? इलेक्शन कैंडिडेट्स, न्यूज़पेपर एडिटर्स, पब्लिशर्स, जजेस, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, पब्लिक सर्वेंट्स, ये सब लोग देखो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते इस एक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा जिसने पैसा लिया है ना एफसीआरए एक्ट के तहत फॉरेन से, वो किसी दूसरे पर्सन को पैसा नहीं दे सकता। दूसरे पर्सन को विदेश से लिया पैसा जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हो ना? जैसे पैसा लिया सोहन ने एफसीआरए एक्ट के तहत लेकिन पास कर दिया मोहनलाल को, ये गलत है। नेक्स्ट, जिसको भी पैसा लेना है ना फॉरेन से फंडिंग लेनी है उसे केवाईसी नॉर्म्स को पूरा करना होगा, जैसे आधार, पासपोर्ट, ओसीआई कार्ड, ये सब देना जरूरी है रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, एफसीआरए एक्ट के तहत एक अकाउंट बताना होगा एनजीओ को और उसी अकाउंट में पैसा लेना होगा। एफसीआरए का पैसा जो है वो किसी दूसरे अकाउंट में नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट है लिमिट ऑन स्पेंडिंग। पहले देखो 2010 के एक्ट में ना एक रूल हुआ करता था, जितना पैसा किसी एनजीओ ने फॉरेन फंडिंग से लिया है ना, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ लिया है तो 50 लाख
ऑपरेटिंग पोस्ट पे खर्च किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़, जैसे उस पैसे को खर्च करने के लिए आप दूसरे पर्सन्स को सैलरी दे रहे हो, एम्प्लॉई आपने रखे हुए हैं, तो ये सब ऑपरेटिंग कॉस्ट है। इस पर सिर्फ 50 लाख खर्च किया जा सकता था, यानी 50%। लेकिन 2020 के अमेंडमेंट के बाद इस लिमिट को घटा के 20% किया गया है, यानी 1 करोड़ आपको फंडिंग मिली है तो 20% सिर्फ आप ऑपरेटिंग कॉस्ट पे खर्च कर सकते हो। बाकी 80% पैसा है वो तो आपको लोगों के लिए खर्च करना होगा, जनता के लिए खर्च करना होगा। एनजीओज बड़े चालाक होते हैं, 1 करोड़ लिया फंडिंग से और बाकी देखो दिखा दिया ऐसा कि 80 लाख तो हमारा खर्च हो गया खुद पे ही। अब जो बंदा एनजीओ चला रहा है ना, वो अपने को ही सैलरी दिखा देता है कि देखो मैंने अपने आप को सैलरी दी, अपने परिवार में दोस्तों को दिखा दिया कि मैंने इनको सैलरी दी, और 1 करोड़ बस ऐसे ही खर्च कर दिया, 10-1 लाख दिखाने के लिए जनता के लिए खर्च कर दिया। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार ने लिमिट लगा के रखी है कि सिर्फ आप 20% तक ऑपरेटिंग कॉस्ट पर खर्च कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये हमने इस प्रकार से पूरे बेसिक्स डिस्कस कर लिए। अब आते हैं आज के आर्टिकल की तरफ। आज के आर्टिकल में तो देखो ये कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना एनजीओज के अगेंस्ट काफ़ी सारे हार्श स्टेप्स लिए हैं। अब वो एनजीओज जो फौरन से फंडिंग प्राप्त करते हैं, सरकार ने कहा था कि हम इस ईयर के ख़त्म होने तक ऐसे सभी एनजीओज का जो लाइसेंस है ना वो स्क्रूटिनाइज करेंगे। अभी तक देखो 22,000 प्लस एनजीओज ऐसे हैं जिन्होंने एफसीआरए एक्ट के तहत, जिसको अमेंड किया गया था पिछले साल 2020 में, अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी। लेकिन अभी तक सिर्फ 1/5 ऐसे एनजीओज का स्क्रूटिनाइजेशन हो चुका है। बाकी 4/5 जो एनजीओज है ना उनका स्क्रूटिनाइजेशन होना बाकी है, यानी उनका लाइसेंस अभी सरकार ने रिन्यू नहीं किया है और आज लास्ट डेट है 31 दिसंबर। अगर ऐसे एनजीओज का लाइसेंस नहीं रिन्यू होता है तो ऐसे एनजीओज फिर फौरन से फंडिंग प्राप्त नहीं कर सकेंगे जब तक उनका एनजीओ जब तक उनका लाइसेंस जो है वो रिन्यू नहीं होगा। खबर ये भी सामने आई, मिशनरीज ऑफ चैरिटी ग्रुप्स, इनका जो लाइसेंस है ना वो सरकार ने रिन्यू नहीं किया है, सरकार ने डिक्लाइन कर दिया है, हम आपका जो लाइसेंस है वो रिव्यू नहीं करेंगे। सरकार का ये कहना है एनजीओज को देखो ना सिर्फ ये साबित करना है कि उनको पैसा कहाँ से मिलता है, मतलब बताओगे ना फौरन से फंडिंग आपको कहाँ मिलती है, आपको ये भी बताना है कि आप उस फंडिंग का कैसे इस्तेमाल करोगे, बल्कि आपका जो काम है ना वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। राइटर ये कहते हैं देखो ये बात जो है ना, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट आपका काम नहीं होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट काम नहीं होना चाहिए, ये बड़ी ब्रॉड टर्म्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिशियल्स इन टर्म्स को अगर इंटरप्रेट करेंगे ना वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके किसी भी एनजीओ के लाइसेंस को रिन्यू करने से मना कर सकते हैं। राइटर के अनुसार ऐसे तो देखो 2000 एनजीओज हैं जिनका जो लाइसेंस है सरकार के द्वारा रिन्यू करने से मना किया जा सकता है इन टर्म्स को अपना के। सरकार का कहना है हम तो सिर्फ अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है राइटर के अनुसार 2014 के बाद से बहुत सारे एनजीओज जो हैं उन्होंने अपना फॉरेन फंडिंग वाला लाइसेंस खो दिया है, जिनमें से मेन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंडिया, पब्लिक वॉच, यूरोपियन क्लाइमेट फाउंडेशन, कंपैशन इंटरनेशनल एंड गेट्स फाउंडेशन बैक्ड पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो सरकार को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बरतनी होगी, जवाब देना होगा जनता को कि उन्होंने इन एनजीओज के खिलाफ कार्रवाई क्यों की, लाइसेंस देने से मना क्यों किया। अदरवाइज तो देखो जैसा चाइना और रशिया में होता है, डिसेंट को दबाने के लिए ये देश एनजीओज को बंद करवा देते हैं, फिर तो वही बात हो गई, इंडिया में भी वैसा ही हो रहा है। लास्ट में राइटर बोलते हैं कोविड-19 की महामारी बढ़ रही है तो एनजीओज ने पहले अच्छा रोल प्ले किया था, फिर से बहुत सारे एनजीओज हैं जो अच्छा रोल प्ले करना चाहते हैं मुसीबत के समय, तो सरकार सही जो एनजीओज हैं लेजिटिमेट वाले उनके लाइसेंसेस को रिन्यू करे, देर ना करें। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एनजीओज से संबंधित। इसके बाद ना हमारा एक आर्टिकल जो है ना वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वैसे देखो कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी सामने आई इस सर्वे में, जैसे पॉपुलेशन जो है अब स्टेबलाइज होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऊपर वाला देखो बिल्कुल काफ़ी दिख भी नहीं रहा ढंग से, है ना, डिस्क्रिमिनेटरी सोशल नॉर्म्स ये लिखा हुआ है। खैर इस आर्टिकल के देखो कुछ ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे देखो चाइल्ड मैरिज जो है वो अब कम होती हैं। 2015-16 में 26.8% चाइल्ड मैरिज सामने आई, जो घट के 2019-21 में हो गई हैं 23.3%। सेक्स रेशो एट बर्थ में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है।
सेम पीरियड में पहले 2015-16 में थी 919, अब बढ़ के हो गई है 929। लेकिन देखो आज भी हर 3 में से 1 महिला वायलेंस फेस करती है। तो हमें देखो समाज में जो अनइक्वल पावर रिलेशंस है ना मैन और वुमेन के बीच, उसे एड्रेस करने की जरूरत है। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज है ना, पैट्रियार्की है, डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है महिलाओं के अगेंस्ट, उसे एड्रेस करने की आवश्यकता है ताकि समाज में महिलाओं और गर्ल्स की जो वैल्यू है ना वो इंक्रीज की जा सके। इसके अलावा महिलाओं का इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन जरूरी है, अभी भी काफ़ी कम है। अभी सिर्फ देखो 25.6% महिलाएं ऐसी हैं जो पेड वर्क में काम करती हैं। घर में महिलाएं काम करती हैं, डोमेस्टिक वर्क, उसके लिए उन्हें कोई वेजेस नहीं मिलते। मतलब मिलने चाहिए, वेजेस नहीं मिलने चाहिए, ये तो अलग इशू है डिबेट का, लेकिन कम से कम उस काम का सम्मान, उस काम को नेशनल इकोनॉमी में काउंट करना, सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार जहाँ जहाँ लैग कर रही हैं ना चीज़ें, जिन जिन पैरामीटर्स में अभी भी देश पीछे हैं, सरकार टारगेटेड स्ट्रेटजीज अपनाए उन्हें एड्रेस करने के लिए। और कई सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें साथ आना होगा। जनता है, विभिन्न स्टेट्स हैं, सरकार हैं, NGOs हैं, सिविल सोसाइटी हैं, सबको साथ आना होगा उन पैरामीटर्स पर काम करने के लिए जहां पे देश अभी भी पिछड़ रहा है। और वही बात, जो डिस्क्रिमिनेटरी सोशल नॉर्म्स है ना, उनको चैलेंज करना जरूरी है और महिलाओं को एम्पावर करना जरूरी है। क्योंकि देखो इनफ एविडेंस मौजूद है, जब जब महिलाओं को ऑटोनॉमी मिली है, उन्होंने अच्छा काम किया है, और ये फाउंडेशन है बेटर फ्यूचर की। अगर आप बेहतर फ्यूचर का निर्माण करना चाहते हो ना, तो इक्वालिटी ज़रूरी है, और ज़रूरी ही क्या, ये महिलाओं का फंडामेंटल राइट है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।